हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं एसएससी CHSL 2024 के जितने भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए थे उसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर मैसेज हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज भी ज़रूर डालें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, Who discovered the atomic number based on X-ray wavelength in 1913? 1913 में एक्सरे तरंग धैर्य के आधार पर परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मोसले। और एक बात मैं और बता दूं कि इसके पहले मैंने एसएससी CHSL 2024 में जितने भी बायोलॉजी और फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे भी मैंने इस चैनल पे डाला है कंप्लीट डिटेल्स के साथ, तो उसे भी आप देख सकते हैं और क्वेश्चंस को देखते हुए अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था हेनरी मोसले। और तो 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले ने एक्सरे ट्यूब के हेल्प से एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने ये फाइंड किया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एटम यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये इन्होंने फाइंड किया था एक्सरे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट की मदद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर डिड जॉनसन निकोलस ब्राउनस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी प्रपोज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? किस वर्ष में जॉनसन, निकोलस ब्राउनस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने एसिड और बेस की मूल अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? तो ये कब दिया था? ये दिया था 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी। तो एसिड और बेस होता क्या है? तो कोई भी सब्सटेंस जो जब उसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है, पानी में मिक्स किया जाता है, तो वो अगर H+ आयन रिलीज करता है तो उसे बोलते हैं एसिड। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे वाटर में अगर डिजोल्व किया जाता है तो वो अगर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो अगर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे बोलते हैं बेस। तो ये हो गया एसिड और बेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइड्स एंड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन? किस वर्ष में रॉबर्ट ब्राउन ने विलयन में कोलॉइड और कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का प्रेक्षण किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडल सॉल्यूशन का जिगजैग मोशन कौन से ईयर में फाइंड किया था? 1827 ईस्वी में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सपोज ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, वाटर इसमें डाला हुआ है, और इसमें कुछ भी ऐसा सॉलिड डाला जाता है जो क्या होता है, पूरी तरह से इस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता, वो इधर उधर रैंडमली ये मूव करता रहता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट है जो डिजॉल्व नहीं होता है और ना ही सेटल होता है नीचे में, तो ऐसा सॉल्यूशन को कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ये एक तरह का हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से ईयर में ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है जो रैंडमली मूव करता रहता है वो कौन से ईयर में पता लगाया कि ये जिगजैग मोशन में मूव करता रहता है? तो ये 1827 ईस्वी में पता लगाया था इन्होंने। अब जो ये पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन होता है कि ऑल डायरेक्शन में, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का सारे डायरेक्शन में, वो क्यों होता है? वो पार्टिकल के एक दूसरे से टकराने से इस तरह से मूवमेंट होता रहता है, यानी कि जो कोलिजन होता है पार्टिकल्स में उसके कारण ही ये ब्राउनियन मूवमेंट होता है। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें एक बात को ध्यान रखना है
या इसमें जो सॉल्वेंट होता है यानी जो लिक्विड होता है उसे बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है। और जो सॉलिड होता है यानी कि जो भी पार्टिकल्स इसमें डाला, जो भी सॉलिड यानी शुगर, सॉल्ट, ये जो भी हो उसे इस सॉल्वेंट में डाला जाता है, उसे बोला जाता है डिस्पर्सन फेज बोला जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ soluble solid by dissolving them in a suitable hot solvent and then gradually reducing the temperature is called। घुलनशील ठोस पदार्थों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर अलग करने और फिर धीरे धीरे तापमान को कम करने की विधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है? ये एक मेथड होता है सब्सटेंस को रिफाइन करने का, यानी कि अगर दो सब्सटेंस मिक्स हो गया है और दोनों का वो अगर इस तरह से सब्सटेंस इस तरह का है जिसमें दोनों सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, तो वैसा सब्सटेंस अगर मिक्स है और उसे अलग करना है तो उसे कैसे अलग करेंगे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में इस मेथड से अलग करेंगे। तो इस मेथड में होता क्या है कि सपोज एग्जाम्पल है सॉल्ट और शुगर मिक्स है और उसे अलग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉल्ट और शुगर जो मिक्स है उसे किसी एक ऐसा सॉल्वेंट में डालेंगे जिसमें वो दोनों मिक्स हो जाए, डिजोल्व हो जाए अच्छी तरह से। तो वो किस में डिजोल्व हो जाएगा? वाटर में हो जाएगा। तो ये सपोज ये सॉल्ट है और शुगर मिक्स हो गया है। अब इसे दोनों को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले ये दोनों को एक कंटेनर में वाटर में मिक्स करेंगे, शुगर और सॉल्ट को, और इसे जो वाटर होगा वो कैसा होगा? हॉट होगा, तभी तो आसानी से दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है? धीरे धीरे इसे ठंडा करना है। तो ये क्या होगा कि जो सॉल्ट होगा सबसे पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्ट होगा उसका वो क्या होगा? लेस सॉल्युबल होता है शुगर के कंपेयर में। तो इसीलिए सॉल्ट है जो पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा और इस तरह से सॉल्ट और शुगर सेपरेट हो जाएगा। तो ये होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर इरिक ए कॉर्नल, वुल्फगैंग केटर्ले एंड कार्ल ई बीमैन get Nobel Prize in Physics for obtaining Bose-Einstein condensation in dilute gases of atoms। किस वर्ष में इरिक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग केटर्ले और कार्ल ई बीमन को परमाणुओं की तनु गैसों में बोस-आइंस्टाइन संघनन प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये कौन से ईयर में मिला था? 2001 ईस्वी में। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया था कि जो सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अगर उसे अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, उसे ठंडा किया जाता है, तो उसका जो नेचर होता है वो कैसा हो जाता है? सिंगल क्वांटम स्टेट के जैसा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो क्वांटम स्टेट होते हैं उस तरह का उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उसी सब्सटेंस के, जैसे कि सपोज ये ए है, ए सब्सटेंस है और इसे इतना ज़्यादा ठंडा किया जाता है, इसका टेम्परेचर लगभग एब्सोल्यूट 0 के आसपास कर दिया जाता है, तो उसका नेचर है जो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो सपोज ये ए था, ये ए प्लस हो गया, तो इसी सब्सटेंस को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसका इन लोगों ने, तीनों साइंटिस्ट ने पता लगाया था 2001 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सा तरल में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन एग्जाम्पल क्या है इसमें? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो हम लोग जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं उसे देखेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है, यानी जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसे बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम, और जो सॉल्यूट होता है, यानी कि जिस चीज़ को मिक्स किया जाता है उस लिक्विड में, उसे बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज।
और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलॉइड है और उसका एग्जाम्पल है। तो सॉलिड में अगर सॉलिड को मिक्स किया जाता है तो इसे कहते हैं सॉलिड सोल, और इसका एग्जाम्पल है रूबी ग्लास। मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। और सॉलिड में अगर लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो ये बनता है क्या, इसे कहते हैं सॉलिड इमल्सन या फिर जेल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पर्ल या फिर चीज। सॉलिड में अगर गैस को मिक्स किया जाता है तो ये बनता है सॉलिड फोम, और इसका एग्जाम्पल है लावा या फिर प्यूमिस। लिक्विड में अगर सॉलिड को मिक्स किया जाता है तो ये कहलाता है सोल, और इसका एग्जाम्पल है पेंट्स और सेल फ्लूइड्स। लिक्विड में अगर लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो ये कहलाता है इमल्सन, और इसका एग्जाम्पल है मिल्क या फिर ऑयल इन वाटर। लिक्विड में अगर गैस को मिक्स किया जाता है तो ये बनाता है फोम, और इसका एग्जाम्पल है सोप सर्ड्स या फिर व्हिप्ड क्रीम। गैस में अगर सॉलिड को मिक्स किया जाता है तो ये बनाता है एरोसोल, और इसका एग्जाम्पल है स्मोक। गैस में अगर लिक्विड में को मिक्स किया जाता है तो ये बनाता है एरोसोल, और इसका एग्जाम्पल है फॉग और मिस्ट। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा पूछा गया था, सॉलिड इन लिक्विड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में सॉलिड। तो लिक्विड में सॉलिड कौन सा है, लिक्विड में सॉलिड ये वाला है। तो इसका ये क्या है, एक तरह का सोल होता है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इस वैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड किया है, इसका और भी एग्जाम्पल आप लोग कहीं और सोर्स से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस। निम्नलिखित में से किसमें तरल की छोटी बूंदें या गैस में फैले ठोस कणों से बनी होती है। तो अभी मैंने ऊपर में बताया था कि इसमें क्या पूछा गया है, अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, यानी कि गैस में लिक्विड। तो गैस में लिक्विड क्या था, क्या कहलाता था, गैस में लिक्विड कहलाता था एरोसोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोसोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पायरोनोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना को पायरोनोज संरचना क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पायरन जो होता है वो एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 1 ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन एटम्स होता है रिंग में, इसलिए इसे पायरोनोज स्ट्रक्चर बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पायरोनोज स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो उसका ये पायरोनोज स्ट्रक्चर है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पायरोनोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ऑक्सीजन एटम है और 5 इस प्लेस पे, यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पे कार्बन एटम है। तो 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है, इसीलिए इसे पायरन को ग्लूकोज का पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विच प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करता है। तो ये कौन सा प्रक्रिया होता है, इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है केमिकल सेल के अंदर। इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्यों होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फोटो लगाया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है,
तो ये जिंक जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जो कॉपर है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इसीलिए जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसे बोलते हैं उसका बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इसीलिए बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो एनर्जी कन्वर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर डिड विल्हेम जॉनसन कॉइन द टर्म जीन टू डिस्क्राइब द मेंडेलियन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। सॉरी, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये केमिस्ट्री का नहीं है, इसे मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन में बताया है। तो ये वैसे मैं बता देती हूँ कि ये कौन से ईयर में दिया था, किस वर्ष में विल्हेम जॉनसन ने आनुवांशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द गढ़ा था। ये 1909 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3NH2। यौगिक CH3NH2 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन अमाइन। तो वैसे तो NH2 आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये किसका होता है, अमाइन का होता है, और CH3 है तो ये मीथेन हो गया, इसलिए हो गया मीथेन अमाइन। वैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो 3 तरह का होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन के लिए फार्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें कि n जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। अल्कीन के लिए होता है CnH2n और अल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। इस फार्मूले से आप लोग आगे का सीरीज के लिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ग्लूकोज पेंटाएसिटेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एसिटिक एनहाइड्राइड से बनता है? तो ये किससे बनता है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का एसिटाइलेशन होता है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस और O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कहलाता है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ये क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट्स बनता है। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, और जब तो इसका एग्जाम्पल एक है मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो HCl जब रिएक्ट करेगा Mg के साथ तो क्या बनाएगा, MgCl2, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ वाटर। मैग्नीशिया का दूध पानी का निलंबन है। तो ये इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। In 1812, who described the hypothesis that equal volume of different gases contain equal number of molecules? 1812 में किसने परिकल्पना का वर्णन किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये किसने दिया था, अमेडियो एवोगैड्रो ने। तो गैस से रिलेटेड जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें होता है बॉयल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, जितने भी है ये गैस से रिलेटेड है। और सभी में आप लोग देखेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यूज होगा। तो इस तरह से आप लोग कुछ कुछ हिंट से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, किसी भी गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो ये कंटेनर है, इसमें गैस है, एक डेफिनेट मास है गैस का, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, जब प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम है जो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला आएगा, इतना हो जाएगा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम है जो डिक्रीज हो रहा है प्रेशर को अप्लाई करने पे। तो इसलिए बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर, इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में, तो जो वॉल्यूम होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो इसमें कैसे याद रखेंगे कि इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो इसके लिए याद रख सकते हैं BT, यहाँ पे इसे याद रखते हैं B, यहाँ पे हो जाएगा B और T। तो BT एक तरह से BT कॉटन होता है, इस तरह से याद रख सकते हैं BT कॉटन के नेम से। तो इस हिंट से इसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया BT, यानी B फॉर बॉयल्स लॉ और T फॉर टेम्परेचर, यानी बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सेकंड है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट, इसमें होता है प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा CP। तो CP याद रख सकते हैं, जैसे इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है कॉस्ट प्राइस, तो CP याद रख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं इसे। तो CP हो गया, C फॉर चार्ल्स लॉ, P फॉर प्रेशर, यानी चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया तो क्या बचा, VT बचा। तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो V हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसमें मेनली आप लोगों को जो टर्म कांस्टेंट होता है वही याद रखना है, रिमेनिंग जो टर्म होता है वो आप लोग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अपने कॉन्सेप्ट से भी उसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गे-लुसाक्स लॉ। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी GB। तो इसमें वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो गया तो क्या बचा, P और T बचा। तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। ये हो गया, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट किया जाता है, और जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होंगे तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा उसमें उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें बढ़ेगा। तो अगर ये इतना वॉल्यूम का है सपोज V1, और इसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा कर देते हैं V2, तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम जब इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेस इसमें ज़्यादा हो रहा है V1 और V2 में क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा आएंगे। तो ये होता है एवोगैड्रोस लॉ में कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा जाता है,
और इसमें वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें क्या होता है PV इक्वल टू nRT, और इसमें P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन, और R होता है गैस कांस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द ओलेफैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से ग्रोन सूचक का चयन कीजिए। तो ये क्या है, क्लोव ऑयल। तो ओलेफैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है, ये एक सब्सटेंस होता है जो कि जब उसे एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो वो डिफरेंट स्मेल देता है, और इसी से पता कर पाते हैं लेबोरेटरी में कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि अनियन, क्लोव ऑयल, वैनिला एक्सट्रैक्ट, ये सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर रिगार्डिंग मटेरियल मीडिया एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। सामग्री, मीडिया और उनके अपवर्तक सूचकांकों के बारे में गलत जोड़ी का पहचान करें। तो इसमें जो बेंजीन है उसका रॉन्ग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसके पहले रिफ्रैक्शन को देख लेते हैं। ये क्या होता है कि जब वेव, ये सपोज मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव ट्रेवल करता है तो वो वेव का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है इस तरह से। वो या तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है या फिर उसका स्पीड कम हो जाता है, यानी कि जो वेव है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है दूसरे मीडियम में। तो इसी फेनामेना को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जब जो लाइट का स्पीड होता है वो वैक्यूम में, और उसी स्पीड ऑफ लाइट को किसी मीडियम, उसी लाइट के स्पीड को किसी मीडियम में रखकर जब दोनों का कंपेयर किया जाता है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और लाइट का स्पीड यहाँ पे वैक्यूम में होता है उसे C से डिनोट करते हैं, और लाइट का स्पीड किसी मीडियम में होता है उसे V से डिनोट करते हैं, और इसी रेशियो को बोलते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग डिजॉल्व्ड रेडियो वेव्स discovered radio waves and confirmed Maxwell's theories, and also become the first person to transmit and receive controlled radio waves in 1886। निम्नलिखित में से किसने रेडियो तरंगों की खोज की और मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की और 1886 में नियंत्रित रेडियो तरंगों को संचारित और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी बने? तो ये कौन थे, हेनरिच हर्ट्ज। इन्होंने रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया था और मैक्सवेल थ्योरीज को कंफर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, which non-essential amino acid is synthesized by hydroxylation of phenylalanine in the reaction catalyzed by phenylalanine hydroxylase। फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित प्रतिक्रिया में फेनाइलएलेनिन के हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो एसिड संश्लेषित किया जाता है? तो इसमें कौन सा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनता है? इसमें बनता है टायोसिन। तो फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, यानी कि इसमें ASE ऐड है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं साइंस में, उसे एंजाइम की तरह ट्रीट किया जाता है, इस बात को याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड को देख लेते हैं। तो नॉन एसेंशियल में आता है एलेनिन, एग्रेनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, साइटसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन,
प्रोलाइन, सेराइन और ट्रायोसिन। एसेंशियल में होता है आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मिथायोनाइन, फिनाइल एलेनिन, थ्रोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। और सेमी एसेंशियल में होता है आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि जो फिनाइल एलेनिन है, ये फिनाइल एलेनिन है, इसे क्या किया जाता है, इसे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो कि एक एंजाइम है, कैटलिस्ट जैसा काम करता है, ये रिएक्शन को फास्ट करता है, उसके प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है तो क्या बनता है, ये टायरोसिन का फॉर्मेशन होता है इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। A proton forms a bond with the oxygen atom of solvent water to give a hydronium ion of which structure? एक प्रोटॉन किस संरचना का हाइड्रोनियम आयन देने के लिए विलायक पानी के ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक बंधन बनाता है? तो ये होता है, इसमें स्ट्रक्चर हाइड्रोनियम आयन का होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर पिरामिडल किस तरह से होता है, तो ये देख सकते हैं कि वाटर में से ऑक्सीजन लिया गया और इसे रिएक्ट करवाया गया प्रोटॉन के साथ। तो प्रोटॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये H+ है जो प्रोटॉन के जैसा काम करता है। तो इसे जब मिलाया गया तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन बना। और इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसे इस तरह से लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड। तो एक क्या होता है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक दूसरा होता है जिसमें इसमें भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच गया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो ये पूरे जो एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का वो डोनेट कर देता है किसको, एक H+ आयन को। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोनियम आयन का। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है स्टेरिक नंबर, जिसमें कि जो क्या होता है, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, इसका सम होता है। और इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर पाते हैं कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके हेल्प से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने आता है तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, इसमें है, तो जितने भी बॉन्ड होते हैं वो डबल हो, सिंगल हो या फिर ट्रिपल हो, सभी में कितने होते हैं, एक ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो कितने यहाँ पे हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, 3 हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, 3 हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर कितना है इस पे, एक लोन पेयर है यहाँ पे, तो एक लोन पेयर हो गया। तो यानी कि स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका, Sn हो गया 4। तो 4 जब होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें स्टेरिक नंबर को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, उसके हेल्प से आप लोग किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इन 1835 who developed the process of coating a thin layer of metallic silver on one side of clear glass pan and created the first mirror? 1835 में किसने एक स्पष्ट कांच के फलक के एक तरफ धातु चांदी की एक पतली परत को कोटिंग करने की प्रक्रिया विकसित की और पहला दर्पण बनाया? तो ये सबसे पहले किसने बनाया था, जस्टस बॉन लेविग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच आर द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इज नोन फॉर विच आर द फॉलोइंग डिस्कवरीज ही मेड इन 1827? तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है।
तो इसे मैंने फिजिक्स वाले वीडियो में इसे मैंने एक्सप्लेन किया है। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथमेटिकल रिलेशन होता है ये ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स एंथ्रासीन विल डिजॉल्व इजिली। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ में एंथ्रासीन आसानी से घुल जाएगा। तो ये किस में घुलेगा, बेंजीन में। तो एंथ्रासीन का फॉर्मूला क्या होता है, C14H10 और ये एक होता है सॉलिड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कि 3 बेंजीन रिंग होते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2 सब्सटेंस को अगर डिजॉल्व करना है एक दूसरे में तो दोनों का कैरेक्टर कुछ मैच होना चाहिए, जैसे कि उसे बोला जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो कुछ कैरेक्टर मैच होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो एंथ्रासीन होता है उसमें 3 बेंजीन के रिंग होते हैं, तो इसलिए ये किस में डिजॉल्व होगा, बेंजीन में डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द हार्डी-सुलजे रूल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी-सुलजे नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये कोलाइडल सोल्यूशन है, इसमें कोलाइडल सोल्यूशन है, तो इसे अगर कोगुलेट करना है यानी गाढ़ा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। तो सपोज ये ए इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक बी इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम लोग को पता करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इस कोलाइडल सोल्यूशन को जल्दी कोगुलेट करेगा, गाढ़ा करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इसमें बताया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है ए या फिर बी, इसके वैलेंसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ये कोगुलेटिंग आयन है, जो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इसे इस कोलाइडल सॉल्यूशन को जल्दी कोगुलेट करेगा। तो ये बताया जा रहा है हार्डी-सुलजे रूल में, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट इसमें यूज होगा और कौन सा जल्दी इसे कोगुलेट करेगा, ये डिपेंड करता है इसके वैलेंसी पे। तो ये था केमिस्ट्री का टोटल 23 क्वेश्चन इसमें, क्योंकि यहाँ पे 25 है लेकिन एक फिजिक्स का एक बायोलॉजी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हो गया था। 23 क्वेश्चन टोटल केमिस्ट्री के पूछे गए थे। तो इसके देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दें, ताकि मैं अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसे भी कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।